हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोस्ट टाइम टॉपिक ले रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलर फॉर द स्टडी ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मेटेलोप्रोटीन्स। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको आपको अच्छे से एक बात ये आपके सिलेबस में है या नहीं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले जैसे कि देखिएगा, अब ये जो हमारा छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है जिससे मैंने एमएससी की थी उसमें ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है ये, तो इसमें तो नहीं है, लेकिन जिसके पास है, जिसके सिलेबस में अगर ये टॉपिक है तो ये मोस्ट टाइम टॉपिक है, ठीक है। और मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखे उसमें समझ में आ गया कि ये टॉपिक मोस्ट टाइम भी है, तो इसको आपको कंप्लीट करके जाना है अगर ये आपके सिलेबस में है तो, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं। तो इसका डायग्राम इस तरह से दिया गया है, ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। फिर इसमें क्या हो रहा है, स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग दो तरीके से होती है, इलास्टिक कॉलिजन होता है और एक इनहेलिस्टिक कॉलिजन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये किस तरह से होता है, तो यहाँ पे मोलिकुल दिया है और ये इसकी स्कैटरिंग होती है, इस तरह से होती है। फिर यहाँ पे मोलिकुल से नो चेंज, इसमें क्या होता है, मोलिकुल में कोई भी चेंज एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इनहेलिस्टिक कॉलिजन में, तो यहाँ पे इस तरह से इसकी एनर्जी दी गई है, चार्ज दिया है, चार्ज पार्टिकुलर होता है, फिर इसमें चार्ज एनर्जी होती है और फिर ये कंपेटन इफेक्ट प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे अच्छे समझेंगे तो हमको अच्छे समझ में आ जाएगा, डिटेल में हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे स्कैटरिंग दी गई है, क्या कह रहे हैं देखते हैं। जब किसी अणु या चार्ज पार्टिकल पर कोई भी प्रकाश किरण आपतित होती है तब ये कॉलिजन के पश्चात अपनी एनर्जी को चेंज कर लेता है या अपनी एनर्जी को बढ़ा लेता है। इस आधार पर स्कैटरिंग टू टाइप की होती है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, इलास्टिक कॉलिजन और इनहेस्टिक कॉलिजन, ठीक है। तो आगे समझ में कि जब हम किसी भी पार्टिकल में जब कोई प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो क्या हो जाता है, उस कॉलिजन होता है और कॉलिजन के पश्चात एनर्जी चेंज हो जाती है, मतलब कि एनर्जी बढ़ जाती होगी या कम हो जाती है। तो जब एनर्जी बढ़ जाती है तो इस आधार पर स्कैटरिंग दो तरीके से होती है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट क्या है, इलास्टिक कोलिजन, रेले स्कैटरिंग। जब किसी मॉलिक्यूल पर एच वी फ्रिक्वेंसी का प्रकाश आपतित होता है, अब यहाँ पर देखिएगा वो प्रकाश कौन सा होगा, एच वी फ्रिक्वेंसी का होगा, ठीक है। तब कोलिजन के पश्चात भी किसी फ्रिक्वेंसी या एनर्जी का प्रकाश होता है। इस घटना को इलेक्ट्रिक स्कैटरिंग और इस प्रकार के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे अच्छे से। जब किसी मॉलिक्यूल पर या पार्टिकल पर एच वी फ्रिक्वेंसी का प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, वो प्रकाश का क्या नाम है, एच वी फ्रिक्वेंसी, एच वी, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी वाला जो प्रकाश आपतित होगा तब कॉलिजन के पश्चात भी उसी फ्रिक्वेंसी या एनर्जी का प्रकाश होता है, मैंने उस प्रकाश में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार घटना को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक स्कैटरिंग, और इस प्रकार के कॉलिजन को इलास्टिक कॉलिजन कहेंगे। ये जैसे कि ये इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, देखिए ये ई बराबर एच यू, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट इफेक्ट देखेंगे, यानी कि इनहेलास्टिक कॉलिजन। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल पर कोई एच यू एनर्जी का लाइट इंसिडेंट होता है तब कॉलिजन के पश्चात उस लाइट की एनर्जी कुछ चेंज हो जाती है। इसमें देखिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ई बराबर एच यू है। इसी तरह यहाँ पर भी ये आपतित हुआ और इधर हुआ, तो ये क्या हुआ, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन इसमें क्या होता है, जो इनहेलास्टिक कॉलिजन होगा इसमें क्या होता है कि उसकी एनर्जी चेंज, उसकी जो एनर्जी होगी वो चेंज हो जाती है। तब इस घटना को कॉम्पैक्ट इफेक्ट कहते हैं। इस प्रकार के कॉलिजन को इनहेलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। मतलब कि स्वाभाविक सिंपल वे में मैं बताऊँ तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, इसमें कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होती है और इसमें एनर्जी चेंज हो जाती है। जिसमें एनर्जी चेंज हो जाती है उन्हें इनहेलास्टिक कॉलिजन कहेंगे, जिसमें एनर्जी चेंज नहीं होती उसको क्या कहेंगे, हम इलास्टिक कॉलिजन कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, ई बराबर एच यू, जैसे कि सेम चीज़ें हमने जो इलास्टिक कोलिजन में किया था और जो इनइलास्टिक कोलिजन में, तो इलास्टिक कोलिजन में कोई चेंज नहीं हुआ और जो इनइलास्टिक कोलिजन में हुआ तो ये क्या हुआ, ई वन बराबर एच यू वन, ठीक है। चेंज पार्टिकल और कॉम्पैक्ट इफेक्ट प्राप्त हुआ हमको, आया समझ में। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं। तो रमन स्कैटरिंग, जब किसी मॉलिक्यूल पर हम एनर्जी डालते हैं तब मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी को इमिट कर देता है। भारतीय विज्ञान सीबी रमन ने देखा कि रेले लाइट स्कैटरिंग की घटना में उत्सर्जित होने वाली एनर्जी रेले लाइट एनर्जी यानी एचयू की तुलना में अधिक दिखाई देती है, कभी कम दिखाई देती है, दोनों चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की घटना को इसके रमन स्कैटरिंग कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे। इसमें कह रहा है कि जब किसी मॉलिक्यूल पर, कि जब किसी पार्टिकल पर हम एनर्जी को
एनर्जी डालते हैं तब उस मॉलिक्यूल पर कुछ एनर्जी इमिट हो जाती है। ठीक है, तो भारतीय जो वैज्ञानिक थे सीबी रमन ने देखा कि रेले लाइट स्कैटरिंग की घटना में उत्सर्जित होने वाली एनर्जी रेले लाइट एनर्जी एचवीयू की तुलना में कभी अधिक दिखाई देती है, मतलब कि इसके मुकाबले में वो कभी एचवीयू के मुकाबले जो रेले लाइट की जो एनर्जी होगी वो कभी अधिक दिखाई देती है या कभी कम दिखाई देती है। किसके मुकाबले में, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, रेले लाइट को एचवी लाइट से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब इससे कंपेयर कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो रेले लाइट होती है वो कभी तो अधिक दिखाई देती है, कभी कम दिखाई देती है। इस प्रकार की घटना को रमन स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, रमन स्कैटरिंग का डायग्राम इस तरह से दिया गया है, ये देखिएगा, ये बराबर एच यू है और ये स्टोक लाइन लो एनर्जी कभी हाई एनर्जी, इस तरह से होता है। ठीक है, और ये बीच में मॉलिक्यूलर है और ये क्या है, रेले लाइट स्कैटरिंग, नो चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, आया समझ में, यानी कि स्ट्रोक लाइन प्रदर्शित करती है, मान लीजिए ये कभी अधिक दिखाई देती है कभी कम दिखाई देती है। आया समझ में, आगे देखते हैं। अब इसका जो मेन जो आईएमपी को टॉपिक है तो वो ये है कि एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्टिकल फॉर द स्टडी ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मेटलोप्रोटीन। तो रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के एक्टिव साइट देखने के लिए, अर्थात हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में कहाँ स्पेक्ट्रा बनते इसके बारे में हमें जानकारी आरआर यानी रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से समझते हैं। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की एक्टिव साइट देखने के लिए। आया समझ में, रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के एक्टिव साइट्स देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इसका यूज़ किस लिए कहा जाता है, जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन कहाँ स्पेक्ट्रा बनते हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपल सी इसी वे याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रा के लिए। ठीक है, तो रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ हम क्यों कहते हैं, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के एक्टिव साइट देखने के लिए कि जो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में स्पेक्ट्रा कहाँ बनते हैं इसको देखने के लिए हम रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। आगे है मेटलोप्रोटीन यूवी रे को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद में मेटलोप्रोटीन इन यूवी रे को कलरफुल बैंड में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ये ऑब्जर्व करेंगे खुद में। ठीक है, जो मेटलोप्रोटीन यूवी रे को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद में फिर यूवी रे को कलरफुल चेंज में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब मेटलोप्रोटीन के केस में रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रा के द्वारा हम मेटलोप्रोटीन के स्पेक्ट्रा का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होता है। तो क्या है, कंडीशन कुछ दी गई है कि हमें स्पेक्ट्रा देखने के लिए मेटलोप्रोटीन डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना चाहिए। ठीक है, इससे हम आसानी से स्पेक्ट्रा देख सकते हैं, लेकिन हमें स्पेक्ट्रा देखने के लिए अधिक मात्रा में डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना चाहिए, एक ही बात की गई है। ठीक है, अर्थात स्मॉल मात्रा में डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने पर हमें स्पेक्ट्रा नहीं दिखाई देती है, इसलिए हमको सब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या लेना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना चाहिए, जिससे हमें स्पेक्ट्रा आसानी से देख पाए। ठीक है, अब है आगे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन यानी मायोग्लोबिन को एमबी एक ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होती है जो कि एनिमल्स के मसल में पाई होती है। मायोग्लोबिन क्या है, एक ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग प्रोटीन होती है जो एनिमल्स के मसल में पाई जाती है, जबकि हीमोग्लोबिन यानी ऑटो पोर्शन होती है जो एनिमल्स के ब्लड में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन अपने में ब्लड में पाया जाता है, ये सबको पता है, और जो मायोग्लोबिन होगा वो किस में पाया जाता है, मसल में पाया जाता है। ठीक है, अब एमबी और एचबी क्या है, एमबी मतलब मायोग्लोबिन, एचबी यानी हीमोग्लोबिन। ठीक है, के केस में भी एक यूवी रे का स्पेक्ट्रा आता है जो एमबी और एमबी एंड एचबी, इसको शॉर्ट वे में लिखा गया है। ठीक है, एमबी और एचबी को में उपस्थित सेंट्रल मेटल में पड़ता है, जिसमें ये इसे कलरफुल बैंड में बदल देता है। आगे देखते हैं, जब 300 nm वेवलेंथ या इससे अधिक का लाइट मेटलोप्रोटीन पर पड़ता है तब सेंट्रल मेटल के पास स्पेक्ट्रा बनता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मेटलोप्रोटीन होते हैं उनके पास 300 nm की वेवलेंथ या इससे अधिक का लाइट मेटलोप्रोटीन पर पड़ेगा तो क्या होता है, इससे हमारे पास मेटल के पास स्पेक्ट्रा बनता है, सेंट्रल मेटल के पास स्पेक्ट्रा बनता है। और यदि 300 nm से कम वेवलेंथ का प्रकाश आता है तो मेटलोप्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड्स के चेन में स्पेक्ट्रा बनता है। अगर 300 nm से कम बनेगा
तो पॉलीपेप्टाइड्स की चेन में स्पेक्ट्रा बनेगा। और अगर 300 nm से अधिक के लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर सेंट्रल इलेक्ट्रम के पास स्पेक्ट्रा बनेगा। दोनों चीज़ों को अच्छे से याद कीजिएगा कि 300 nm से अधिक का है प्रकाश तो क्या होगा, कहाँ पर बनेगा, सेंट्रल मेटल के पास स्पेक्ट्रा बनेगा। और अगर 300 nm से कम है तो क्या किसके पास बनेगा, पॉलीपेप्टाइड्स की चेन में स्पेक्ट्रा बनेगा। ठीक है, ये स्पेक्ट्रा ऑफ हीमोग्लोबिन का ये क्या कहते हैं एनर्जी लेवल दिया गया है। ठीक है, रमन शिफ्ट। और आगे देखते हैं, और ये मायोग्लोबिन का है रमन शिफ्ट। ठीक है, तो दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए और एग्जाम में आपको ये लिख कर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और नोट्स परचेस करने तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया। और अगर कोई चीज़ मैंने छोड़ दी है, कोई टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट उसका भी 3rd सेमेस्टर का, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तो फिर मैं इसके साथ साथ कंप्लीट करवा दूंगी आपको फट से। ठीक है, थैंक यू।